आपने कभी गहराई से यह बात सोची है कि सरहदों पर लगी कंटीली तारों की बाढ़ कैसे रातों रात कूटनीतिक हथियारों और अचूक रणनीतियों से काटी जा सकती है? क्या आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया के सबसे शांत और कड़े नियमों वाले माने जाने वाले देश के प्रधानमंत्री आधी रात को कड़ाके की सर्द हवाओं के बीच बिना किसी औपचारिक बाध्यता के एक विदेशी नेता के स्वागत के लिए हवाई पट्टी पर क्यों खड़े थे? क्या आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा है कि कैसे भारत के सबसे बड़े और खामोश खुफिया रणनीतिकार ने पश्चिमी देशों के सबसे मजबूत और अभेद्य माने जाने वाले 5 देशों के साझा खुफिया सुरक्षा चक्रव्यूह के अंदर घुसकर देश विरोधियों और चरमपंथियों की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी है? आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस गहरे और अनदेखे रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। जुलाई महीने की उस बेहद सर्द और अंधेरी रात को जब भारतीय प्रधानमंत्री का विमान प्रशांत महासागर के मुहाने पर बसे एक खूबसूरत और शांत देश न्यूजीलैंड की राजधानी की हवाई पट्टी पर उतरा, तो वहां का नजारा दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। अमूमन जब भी कोई विदेशी मेहमान इस देश की धरती पर कदम रखता है तो स्वागत की औपचारिकताएं किसी वरिष्ठ मंत्री या गवर्नर द्वारा ही पूरी की जाती हैं। वहां के प्रधानमंत्री स्वयं कभी हवाई पट्टी पर जाकर किसी का अभिवादन नहीं करते। यह वहां का एक बेहद पुराना और कड़ा नियम है जिसे बड़े से बड़े पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी कभी नहीं तोड़ा गया। लेकिन उस रात इतिहास ने करवट ली और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री स्वयं उन सर्द हवाओं की परवाह किए बिना भारतीय प्रधानमंत्री को गले लगाने के लिए वहां मौजूद थे। यह महज एक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि आज के समय में वैश्विक पटल पर भारत की हैसियत किस बुलंदी पर पहुंच चुकी है। यह दृश्य अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा था कि प्रशांत क्षेत्र में अपने अस्तित्व और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अब इस देश को भारत की कितनी सख्त आवश्यकता है। लेकिन इस पूरी चकाचौंध और गर्मजोशी के पीछे एक ऐसा खामोश खेल चल रहा था जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया। इस बेहद अहम और ऐतिहासिक दौरे से भारत के सबसे प्रखर विदेश मंत्री पूरी तरह से अनुपस्थित थे। उनकी जगह पर्दे के पीछे से पूरी कमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और देश के सबसे बड़े खुफिया रणनीतिकार ने संभाल रखी थी। जब भारत का सुरक्षा सलाहकार किसी ऐसे देश की धरती पर कूटनीतिक मोर्चे पर सबसे आगे खड़ा होता है जो पश्चिमी देशों के 5 आंखों वाले साझा खुफिया तंत्र का एक बेहद अहम हिस्सा है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि यह दौरा केवल दुग्ध उत्पादों और कृषि व्यापार के समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक ऐसा नया सुरक्षा खाका तैयार किया जा रहा है जिसकी भनक एशिया के बड़े से बड़े विरोधी देश को भी नहीं लगने दी गई। हाल ही में हमने देखा है कि कैसे इसी साझा खुफिया तंत्र के एक अन्य सदस्य देश की धरती का उपयोग भारत के खिलाफ साजिशें रचने और देश की अखंडता को चुनौती देने वाले चरमपंथियों द्वारा किया गया था। उस गतिरोध के बाद भारत की यह रणनीति बहुत ही सोची समझी और दूरदर्शी है। भारत ने बहुत ही बारीकी से इस पश्चिमी खुफिया समूह के भीतर मौजूद अंतर्विरोधों का फायदा उठाया है और अपने सहयोगियों के साथ एक ऐसी गुप्त सूचना प्रणाली विकसित की है जो विदेशों में बैठे देश के दुश्मनों के आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क को जड़ से खत्म कर सके। भारत अब केवल अपने पड़ोस में ही सुरक्षा नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि वह दुनिया के दूसरे छोर पर जाकर उन देशों के साथ सीधे तौर पर खुफिया जानकारियां साझा कर रहा है ताकि भारत विरोधी ताकतों को कहीं भी छिपने की जगह न मिल सके। जब भारतीय सुरक्षा सलाहकार इस तरह के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो वहां केवल बातों के बताशे नहीं बनते, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों के खिलाफ एक बहुत ही कठोर और निर्णायक योजना पर मुहर लगती है। इस दौरे के माध्यम से भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संगठन को अब दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित पनाह नहीं मिल पाएगी। लेकिन इस कूटनीतिक जीत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे छिपी आर्थिक मजबूरियां और व्यापारिक साझेदारियां इससे भी कहीं अधिक चौंकाने वाली हैं। और इस शानदार और राष्ट्रवादी सफर में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील करना चाहते हैं। यदि आपको हमारे देश की यह मजबूत फौलादी और आक्रामक कूटनीति पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और राष्ट्रवादी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें, तो आप हमारे इस मंच की सदस्यता जरूर लें और जुड़ने वाले बटन को दबाकर अपना बहुमूल्य समर्थन हमें प्रदान करें ताकि हम भविष्य में भी बिना किसी रुकावट के देश हित से जुड़ी हर एक बारीक जानकारी आपके सामने लाते रहें।
अब हम इस पूरी भू राजनीतिक बिसात के उस सबसे अहम और निर्णायक मोड़ की तरफ चलते हैं जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। दशकों से यह द्वीपीय देश अपनी अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से अपने कृषि निर्यात वाइन और दुग्ध उत्पादों के लिए पूरी तरह से केवल एक ही विशाल एशियाई देश के बाजार पर निर्भर था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से दुनिया भर की आपूर्ति श्रृंखलाओं में उथल-पुथल मची और समुद्री व्यापारिक मार्गों पर तनाव बढ़ने लगा, उसने वहां के नीति निर्माताओं को अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्हें यह बात भली भांति समझ आ गई कि किसी एक विस्तारवादी देश पर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को निर्भर छोड़ना उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उन्हें तुरंत एक ऐसे बड़े, स्थिर और लोकतांत्रिक बाजार की तलाश थी जो बिना किसी भू राजनीतिक दबाव के उनके साथ व्यापार कर सके। ऐसे में 140 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले और दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे भारतीय बाजार से बेहतर कोई दूसरा विकल्प उनके पास हो ही नहीं सकता था। यही वह सबसे बड़ी वजह थी कि जो देश पहले बाहरी दुनिया के लिए अपने बाजारों को खोलने में कई बार सोच विचार करता था, उसने इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत के लिए अभूतपूर्व व्यापारिक रियायतों की झड़ी लगा दी। दोनों देशों के बीच हुए इस नए और व्यापक आर्थिक समझौते के तहत शुरुआती दौर में ही भारत के 57% से अधिक प्रमुख उत्पादों पर आयात कर को पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है और आने वाले समय में इस कर मुक्त सीमा को बढ़ाकर 95% तक ले जाने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, हमारी औषधि निर्माण कंपनियां, हमारे तैयार परिधान और बड़े पैमाने पर हमारे कृषि उत्पाद बिना किसी भारी शुल्क के सीधे वहां के बाजारों में अपनी पैठ बना सकेंगे और इसके बदले में भारत ने भी वहां की अत्याधुनिक कृषि तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। वहां की सरकार ने इस पूरी व्यापारिक संधि को अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी बूटी माना है। भारत का यह बढ़ता हुआ आर्थिक प्रभाव सीधे तौर पर उस पुराने व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर रहा है जो अब तक उस पूरे क्षेत्र में हावी था। भारत ने पूरी तरह से नियमों पर आधारित और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था के तहत एक ऐसी मजबूत आर्थिक श्रृंखला तैयार कर ली है जिसने वैश्विक व्यापार के तराजू को पूरी तरह से संतुलित कर दिया है। इस यात्रा का एक और बहुत ही भव्य और मजबूत स्तंभ वहां के सबसे बड़े स्टेडियम में देखने को मिला, जहां उस देश के इतिहास में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी थी। वहां की मूल भाषा में इस भव्य स्वागत समारोह का नाम नमस्ते के तर्ज पर रखा गया था। वहां की कुल 50 लाख की आबादी में से लगभग 3 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। यह संख्या भले ही कुछ लोगों को छोटी लग सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह प्रवासी भारतीय समुदाय आज उस देश की स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रणाली और पूरी आर्थिक संरचना की सबसे मजबूत रीढ़ बन चुका है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रूप में भी भारतीय युवा वहां की अर्थव्यवस्था में हर साल अरबों की संपत्ति का अमूल्य योगदान दे रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि उनके देश की तरक्की में इस भारतीय समुदाय का कितना बड़ा और निर्णायक हाथ है। यही कारण है कि उन्होंने केवल मंच ही साझा नहीं किया, बल्कि भारतीय समुदाय की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच का सबसे जीवंत और मजबूत पुल बताया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार यह मानते हैं कि इस प्रकार की जनता से जनता की कूटनीति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर भारत के प्रभाव को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। जब किसी विदेशी जमीन पर प्रवासी भारतीयों की इतनी बड़ी और एकजुट लोकतांत्रिक ताकत खड़ी होती है